क्लास 8 मैंने आपको आपके हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 3 से पेज नंबर 27 तक पढ़ाया था। इसमें से बेटा मैंने आपको महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक के बारे में समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि भारतीय पुरा कथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। मतलब वह संस्कृत साहित्य तक आ गई थी। फिर कभी कुछ कहानियाँ आई जो कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मतलब बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये समझाया था कि कुछ नाटक कहानियाँ थीं जो उस समय के लोगों ने रची, जिसमें बेटा आपस में क्या दिखाया जाता था कि तथ्य और कल्पना आपस में एक साथ जुड़े रहते थे। आज बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो कहानियाँ थी बेटा वो पूर्ण रूप से काल्पनिक होती हैं, उसमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार से गुथे रहते कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और अब आइए बेटा पेज नंबर 28 पर। और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है। जो बेटा कहानियाँ काल्पनिक होती थीं उनमें तथ्य और कल्पना गुथे रहते थे, बाद में यही गुथा रूप, यही सम्मिश्रण क्या बन जाता था, एक काल्पनिक इतिहास ग्रहण कर लेता था, जो हमें यह भले ही ना बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती है, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। यही जो बेटा मिला जुला भाग है, सम्मिश्रण, यही एक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो भले हमें ये ना बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ था, परंतु हाँ ये जरूर बताता है कि जो भी कुछ इसमें है वह जीवंत है, जीवन तत्वों का है, जो हमारी आपकी सबकी जिंदगी में बेटा जो रोजमर्रा में बीतता है वही उन कहानियों में है। एक और यह रोजमर्रा की जो जिंदगी की जो एक रास्ता और जो कुरूपता से खींचकर किसकी ओर ले जाती है, ऊंचाई की ओर, मतलब उच्चतर क्षेत्रों की ओर। मतलब कहानियों के बारे में बताया लेखक ने कि कहानियां इस तरह से गढ़ी जाती थी जो काल्पनिक होती थी, परंतु उसमें तथ्य और कल्पना इस प्रकार से जुड़े रहते थे कि अलग नहीं कर सकते, और यही तथ्य और कल्पना का जुड़ा रहना ही आगे जाके इतिहास का रूप ग्रहण करता था। और उसमें हमें वो कहानियाँ कोई सूचना बेटा दे या नहीं दे, लेकिन हाँ इतना हमको जरूर बताती थी कि जो कुछ इसमें है वही हमारे जीवन में है, वही हमारे जीवन के रोजमर्रा में है। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। जिस प्रकार से बेटा यूनान में यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह ही प्राचीन काल में हमारे भारतीय इतिहास भी नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया। घटनाएं आपस में गड्ढमड्ढ हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह ही हमारे पास भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण जो बेटा तिथियां हैं, मतलब जो तारीख हैं, तिथियां हैं, वह निश्चित नहीं है, कालक्रम वह भी निर्धारित नहीं है।
घटनाएं आपस में गड्ढमड्ढ, गड्ढमड्ढ मतलब मिला जुला, घटनाएं क्या है आपस में मिलजुल गई हैं। वो तो भाई, वो तो बेटा ये है कि जो हमारे यहाँ के जो विद्वान हैं वह बहुत ही धैर्य के साथ जो है इतिहास की इस भूल भुलैया से क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। मतलब इतिहासकार नहीं ना होने के कारण से बेटा हमें कोई भी तिथि निश्चित नहीं पता है। जो घटनाएं घटी वो सब आपस में मिलजुल गई। कल्हड़ की रास तरंगिनी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है। क्लास 8 यहाँ पे बेटा आप अंडरलाइन कर लीजिए। कल्हड़ की रचित रास तरंगिनी एकमात्र क्या है बेटा, प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता मिलती, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के, और कुछ बाद के में आने वाले अरबों के विवरणों से। कहते हैं लेखक कि बेटा इतिहासकार ना होने से हमें निश्चित तिथियां नहीं पता, घटनाएं जो घटी वो आपस में मिलजुल गई। वो तो मतलब कि हमारे यहाँ जो मेरे विद्वान हैं, आधुनिक विद्वान, वो बेटा धैर्य के साथ क्या कर रहे हैं, उन्हीं से सूत्रों की खोज कर रहे हैं। जो इतिहास की ये भूल भुलैया है उसी में से बेटा सूत्रों की खोज कर रहे हैं। उसी समय बेटा कल्हड़ की राज तरंगिनी मिली जो प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास हम कह सकते हैं, माना जा सकता है। इसमें क्या है बेटा, कश्मीर का इतिहास है और राजतरंगिनी की जो रचना है वह 12वीं शताब्दी में की गई। इसके अलावा बेटा हमें जो अन्य ग्रंथ मिले कल्पित इतिहास, मतलब एक कल्पना के आधार पर, जैसे बेटा कुछ अभिलेख, शिलालेख, कलाकृतियाँ, अवशेष, सिक्के, संस्कृत साहित्य की विशाल संग्रह आदि। फिर बेटा जो हमारे विदेशी यात्री थे जो क्या करते थे, यात्रा करते थे, सफ़रनामों, मतलब वो यात्रा करते थे और यात्रा करने के बाद वो जो कुछ भी देखते थे उसे लिखते थे, तो उनसे सहायता मिली। और विशेष रूप से बेटा यूनानियों और चीनियों के, कुछ बाद में आने वाले अरबों के भी विवरण से हमें बहुत कुछ मिला। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। ऐतिहासिक बोध मतलब इतिहास के बारे में जो जानकारी बेटा उसका अभाव था, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से बेटा हमारा इतिहास क्या है, हमारे भारत का बीता समय क्या है, इसकी जानकारी क्लास 8 हमें पूर्ण रूप से नहीं मिली। जैसा कि कारण क्या था वो भी आपको लेखक ने बताया है। तो ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृतांतों और पौराणिक कथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। कहते हैं बेटा लेखक कि ऐतिहासिक बोध का जो अभाव था उसका कोई भी प्रभाव बेटा जनता पर नहीं पड़ा। यहाँ की जो जनता थी, हमारी भारतीय जनता, उन्होंने अतीत के विषय में, मतलब भारत के बीते हुए समय के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण क्या किया, उन्होंने कुछ परंपरागत वृतांतों और पौराणिक कथाओं कहानियों के आधार पर कर लिया। मतलब हमें ऐतिहासिक बोध की जानकारी नहीं मिली या ऐतिहासिक बोध का अभाव रहा, मतलब हमें इतिहास के बारे में जानने का सही कुछ भी नहीं मिला। तो इसका कोई भी प्रभाव बेटा, जो अभाव था ऐतिहासिक बोध का,
इसका उसके अभाव का कोई भी प्रभाव बेटा जनता पर नहीं पड़ा। जनता ने क्या किया, कुछ वृतांत और कुछ पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया। फिर क्या किया, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में वही मिलती गई। वही बेटा आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, दूसरी से तीसरी को विरासत के रूप में मिलती गई। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का प्रचार भी हुआ। इससे क्या बेटा, जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिल गई। लेकिन इतिहास की जो उपेक्षा के कारण, जो इतिहास की बेटा उपेक्षा थी, इतिहास की कमी थी, उसके कारण बेटा हमारे दृष्टिकोण में क्या आ गया, धुंधलापन सा आ गया, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ। साथ ही दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति भी पैदा हुई। मतलब कि बेटा हमें जो ऐतिहासिक बोध का जो अभाव था, उसका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा। जनता ने क्या किया, जनता ने तो कहानियों, गाथाओं, वृतांतों के आधार पर ही उन्होंने अपनी दृष्टि का निर्माण किया और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको विरासत के रूप में आगे बढ़ाते गए। अब आइए बेटा पेज नंबर 29 पर। महाभारत। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विकास विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष, बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय में अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। महाभारत महाकाव्य के रूप में, जैसा बेटा मैंने पहले बताया कि 2 महाकाव्य मिले, रामायण और महाभारत। तो रामायण जो है बेटा वह तो एक महान रचना है, लोग रामायण से प्रेम भी बहुत करते हैं, लेकिन जो महाभारत है बेटा उसका विश्व में की श्रेष्ठतम रचनाओं में स्थान है। यह कृति जो है बेटा परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। जो महाभारत है बेटा, यह महाभारत विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। साथ ही यह कृति परंपरा और दंत कथाओं तथा प्राचीन भारत की जो राजनीतिक, हमारे प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक दोनों की संस्थाओं का यह विश्वकोश है। लगभग 10 साल, बल्कि उससे भी अधिक समय से इस विषय के अधिकारी जो है, मतलब लगभग 10 साल या कह लीजिए कि उससे भी अधिक समय से जो अधिकारी हैं भारतीय विद्वान तथा इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच कर रहे हैं और मिलान कर रहे हैं। जो बेटा हमारे अधिकारी हैं और जो विद्वान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो महाभारत के पाठों की जांच भी कर रहे हैं और साथ भी मिलान भी कर रहे हैं। कुछ अंश प्रकाशित भी किया गया, लेकिन बेटा इसकी जांच आज भी अभी अधूरी है। ये कार्य, मतलब जांच का कार्य अब भी अधूरा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। जो महाभारत है बेटा, शायद यही समय था कि जब हमारे भारत में विदेशी आ गए थे और आने जो बेटा विदेशी आए, इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे। जो भी मतलब हमारे विदेशी आए और जो भी वह रीति रिवाज लाए, वह रीति रिवाज से जो है हमारे आर्यों का मेल नहीं मिलता है, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में बेटा स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था।
आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संबोधन किया जा रहा था। आर्यों में बेटा स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था। जो आर्य थे उनमें बेटा एक स्त्री के अनेक विवाह का चलन नहीं था, लेकिन हाँ, महाभारत कथा की एक नायिका के बारे में है कि उसने एक साथ 5 भाइयों से विवाह किया था। धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे जो है जो पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ जो नए आने वाले लोग थे वह भी क्या हुए, आर्यों के साथ आपस में घुल मिल गए, घुल मिलकर एक होने लगे और इस नई स्थिति के ही अनुरूप वह भी वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेटकर चलने वाला व उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। आधुनिक हिंदू धर्म निकला। समझ में आया बेटा। महाभारत के बारे में कह रहे हैं लेखक कि महाभारत जो है वह विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है और यह प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का एक कोष है, विश्व कोष है। और अधिकारी और विद्वान आज भी महाभारत के पाठों की जांच भी कर रहे हैं, मिलान भी कर रहे हैं, जबकि यह जांच का कार्य अब भी अधूरा है। ये कह सकते हैं कि जिस समय महाभारत का जो समय था उसी समय हमारे यहाँ विदेशी आ गए थे और जो विदेशी आए वह अपने साथ रीति रिवाज लाए और बहुत से रिवाज जो हैं वो आर्यों से मेल भी नहीं खाते हैं, आर्यों से मेल भी नहीं खाते हैं। विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल भी दिखाई पड़ता है। आर्यों में बेटा एक स्त्री के अधिक विवाह नहीं होते थे, जबकि महाभारत में एक नायिका है जिसने एक साथ 5 भाइयों से विवाह किया। तो इस तरह से बेटा उसी समय आदिवासियों के साथ भी नए आने वाले आर्य भी घुल मिल गए और इस नई स्थिति के अनुरूप उन्होंने वैदिक धर्म का संशोधन भी किया। इसने क्या किया, सबको समेट कर चलने वाला एक उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया, जिससे बेटा क्या निकला, एक नया धर्म निकला, एक नया धर्म, और वह धर्म था हिंदू धर्म। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। इसलिए सब तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। यह बेटा इसलिए संभव हो गया, जो भी आपने यहाँ पढ़ा वो इसलिए संभव हो गया क्योंकि बेटा एक बुनियादी नजरिया था कि सत्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं हो सकता है और सत्य को देखने के लिए और उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। इसलिए सब तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को, जो विरोधी विश्वास थे उनको भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष बेटा किसके नाम पर पड़ा है, भरत के नाम पर, जो आदि पुरुष है। तो महाभारत में हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम है आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। जो भारतवर्ष है जो किस पे पड़ा बेटा, आदि पुरुष भरत के नाम पर पड़ा। बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई, एकता पर बेटा निश्चित बल देने की कोशिश की गई और इसी का मतलब मेरे भारतवर्ष का पहले क्या नाम था बेटा, आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश। भारतवर्ष पड़ा, ये तो भरत आदि पुरुष भरत के नाम पे पड़ा। इससे पहले
इसका नाम था आर्यावर्त, मतलब आर्यों का देश। किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित नहीं था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी। रामायण की जो कथा है बेटा, उसमें क्या है, उसमें आर्यों के ही विस्तार की, आर्यों का किस प्रकार से विकास हुआ, कैसे उनका विस्तार, उसकी कहानी है। वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाजा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। तो कहा गया कि ये जो रामायण है उसमें बेटा आर्यों के विस्तार की कहानी है, और वह जो विराट गृह युद्ध हुआ था वह महाभारत में दिखता है, महाभारत में उसका वर्णन है। उसके बारे में मोटे तौर से बेटा एक अंदाजा ये लगाया गया कि यह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा, वह 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। क्लास 8 आज बेटा आपको यहाँ तक ही पढ़ना है और समझना है। आज आपको महाभारत के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना है, और साथ में बेटा महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक के बारे में भी क्लास 8 आपको पढ़ना है और समझ। इतना मैंने बेटा पढ़ाया है, आप उसको भली भांति फिर से एक बार पढ़ करके देखिएगा कि आपको क्या क्या आज समझ में आया है।